तो फिर से मैं बता दूं तुम्हें कि मौर्य प्रशासन को हम अलग अलग हिस्से में बांटे थे, जिसमें से समझो कि केंद्रीकृत व्यवस्था हम लोग देख चुके थे, प्रांतीय व्यवस्था देख चुके थे। अभी हम देख रहे हैं स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन को मैंने बताया कि यह 2 स्तर पर विभक्त है, जनपद और ग्राम। और इस तरीके से मौर्य साम्राज्य की जो संरचना है उसमें सबसे बड़े स्तर पे मौर्य साम्राज्य था, जिसे एक देश की उपाधि प्राप्त हुई है और जिसके मालिक को, हेड को हम बोलते थे राजा। मौर्य साम्राज्य चक्र में विभक्त था। चक्र का मतलब होता है राज्य, और राज्य के प्रधान को क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था। कुमार के बाद से चक्र से नीचे होता था मंडल। मंडल आज के कमिश्नरी की तरह था, और इसके हेड को कहा जाता था मंडलामात्य या प्रादेशिक। मंडलामात्य प्रादेशिक कहते थे इसको। और नेक्स्ट है मंडल विभाग था जनपद में। जनपद का मतलब आज का क्या समझेंगे? जिला। इसके हेड को समाहर्ता कहा जाता था, जिलाधिकारी, जिसका दायित्व क्या था? तो वित्तीय दायित्व और अर्ध न्यायिक दायित्व, ये दोनों इसका दायित्व था बच्चों। और नागरिक प्रशासन भी इसका दायित्व था। ये तीनों प्रकार की जिम्मेदारी उस समय भी ये संभालता था। जब अगर समझो कि अर्ध न्यायिक वो दायित्व संभालेगा तो उसे डीएम बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जब वित्तीय प्रभाव संभालता है, टैक्स वगैरह पूरे ज़िले से लेकर जो केंद्र को भेजता है, तो इसके कारण उसे हम कलेक्टर बोलते हैं। और उसी में नागरिक प्रशासन देता है तो एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आता है ये। जनपद विभक्त थे स्थानीय में, स्थानीय विभक्त था द्रोणमुख में, द्रोणमुख विभक्त था खारोटिक में, खारोटिक विभक्त था संग्रहण में, और संग्रहण विभक्त था गाँव में। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। तो पूछता है कि मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी? गांव। सबसे बड़ी इकाई क्या होता था? साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ी इकाई, और सबसे छोटी इकाई क्या बोलेंगे हम लोग? गांव बोलेंगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे समाहर्ता के कार्य क्या थे। तो जनपद का प्रधान जो होता था, माने जिले का प्रधान जो होता था, जिसे समाहर्ता कहते हैं, उसके 3 कार्य हैं। इसको तुम लोग फेयर बनाते समय नीचे की तरफ पॉइंट करके बनाना है, लगातार मत छापना है। पहला क्या था? नागरिक प्रशासन से संबंधित दायित्व, माने पुलिस प्रशासन को निर्देश देना, प्रांत के निर्देश को लागू करवाना। माने पुलिस प्रशासन को ये देखना कि पूरे जिले भर में न्यायिक प्रक्रिया शांति बहाल रहे, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद झगड़ा झंझट न हो। इस काम को करता है तो हम उसको बोलते हैं क्या? प्रशासनिक पुलिस, माने नागरिक प्रशासन से संबंधित। दूसरा काम था अर्ध न्यायिक दायित्व, जैसे मुकदमा विभागीय हो, वित्तीय सुनना हो, वित्तीय मुकदमा हो या विभागीय मुकदमा हो। मुकदमे की जब सुनवाई करता है, न्याय करता है, तो उससे हम कहते हैं क्या? अर्ध न्यायिक दायित्व, जिसे आज के डेट में हम लोग मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्ध न्यायिक काम करता है। और उसी का जब वित्तीय दायित्व जब उसका शुरू हो जाता है, अपने जिला से टैक्स का वसूली करवाता है वो, और तब वो भेजता है अगर आगे की सरकार को, तो टैक्स वसूल करने की वजह से उसे कलेक्टर भी कहा जाता है। तो एक ही मजिस्ट्रेट को, डीएम को कलेक्टर भी कहते हैं हम लोग, समाहर्ता भी कहते हैं हम लोग, आईएएस भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। जो शब्द बोलेंगे उससे संबंधित उसके कार्य को दिमाग में बिठा लेना है। समझ में आ गया? अब कहता है कि यह सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर, जिले का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर कौन होता है? समाहर्ता होता है बच्चे, माने कर वसूल करता है या संग्राहक होता है। इसके लिए यह सीधे केंद्र से निर्देश प्राप्त करता है और टैक्स को सीधे जिला से केंद्र में भेजता है। यही वजह है कि कोई भी आईएएस जो होते हैं वह राज्य सरकार के अधीन नहीं होते हैं, वो किससे होते हैं? केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। होम मिनिस्ट्री उसका डायरेक्ट हेड होता है और होम मिनिस्ट्री के निर्देश का ये पालन करता है, ठीक है। डीएसपी जो होते हैं वो डीएसपी और वहाँ से जितने भी सब इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं ये सब राज्य के अधीन होते हैं, लेकिन आईएएस और पीसीएस जो होते हैं ये दोनों केंद्र के अधीन होते हैं। ये दिमाग में रखना बच्चे। मौर्य काल का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण अधिकारी है ये। नियुक्ति राजा के द्वारा होता है। अब वेतन मिलता है 6000 पर्ण वार्षिक। याद रखेंगे कि मौर्य काल में डीएम को, समाहर्ता को कितना वेतन मिलता है? 6000 पर्ण वार्षिक। अब कहता है कि जनपद में समाहर्ता के लिए और भी अधिकारी या क्लर्क हैं, और तुम इसके बारे में जानते हो, इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। मौर्य वंश का मेजर रॉक एडिक्ट 3
इसमें ए नंबर में कहता है युक्त जो पुलिस ऑफिसर है आंतरिक प्रशासन से जुड़ा हुआ, उसे एसपी की तरह काम करता है। ये किस में चर्चा किया गया है? मेजर ऑफ एडिक्ट 3 में युक्त। उसी प्रकार पिलर इंस्क्रिप्शन 4 ये क्या कहता है? और इसमें 4 ब्रैकेट में 4 है और 3 ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना जी? हाँ, मेजर ऑफ एडिक्ट 3 और पिलर इंस्क्रिप्शन 4, इस दोनों में राजुक की चर्चा की गई थी। याद है तुम लोगों को? मौर्य काल का स्रोत जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था मैं, राजुक क्या था जी? भूमि मापन सर्वेक्षक, एंकर सर्वेक्षक, लैंड सर्वेयर ऑफिसर है ये, आज के DCLR की तरह है ये। माने समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लैंड वगैरह जो होते हैं उससे संबंधित जो भी मुख्य पदाधिकारी होता है जो देख रेख करता है उस कौन होता है? DCLR। इसी की तरह उस समय जो हुआ करते तो उस पदाधिकारी को हम लोग क्या बोलते हैं? राजुक बोलते हैं। और कर सर्वेक्षक मैंने लैंड सर्वेयर, सर्वेक्षक मैंने पहले जाता था और खेतों का सर्वेक्षण करते थे सर, और कितना टैक्स लगाया जाएगा ये, हाँ, ये राजुक ही तय कर देते थे। अशोक ने तो इसे पूर्ण न्यायिक अधिकारी भी बना दिया था। 1 लाख आबादी पर नियुक्त, मैंने 1 लाख आबादी पर एक तो वो राजुक नियुक्त कर देता था जो पूर्ण न्यायिक अधिकारी, मैंने वो न्याय भी करता था कि कोई टैक्स जमा किया नहीं किया तो उसके साथ क्या न्याय किया जाए क्या नहीं। तो ये पिलर इंस्क्रिप्शन कौन बताता है? 4 बताता है। उसी प्रकार नगर प्रशासन से जुड़ा अधिकारी जो शहरी कोतवाल की तरह होता है, ये सेपरेट मेजर ऑफ एडिक्ट 2 में भी इसकी चर्चा है। तो याद रखेंगे नगर, राजुक और युक्त ये किस स्रोत में ये बताया गया है, इसे हम जानेंगे। अब है कि गांव में प्रशासन के 2 रूप होते हैं। प्रशासन गांव में कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से। एक है केंद्रीकृत व्यवस्था वाला रूप और दूसरा है विकेंद्रीकृत के लक्षण वाला रूप। केंद्रीकृत व्यवस्था वाला रूप क्या कहता है? तो गांव का प्रधान अधिकारी ग्राम भोजक या ग्राम भृभ्य कहलाता है। इसे हम याद रखेंगे, गांव का प्रधान, ये केंद्रीकृत व्यवस्था में। अब विकेंद्रीकृत की व्यवस्था में ये बताता है कि गांव का जन प्रतिनिधि माने मुखिया है जो ग्रामीण या ग्रामीण कहलाता है। उसी प्रकार केंद्रीकृत व्यवस्था में कहता है कि इसकी नियुक्ति शासक के द्वारा होती है, और जबकि विकेंद्रीकृत के लक्षण में क्या है? इसकी नियुक्ति को माने स्वीकारता है मौर्य शासक, माने मौर्य शासक स्वीकार कर लेते हैं इसको कि हाँ इसकी नियुक्ति होनी चाहिए। हाँ, तो दोनों एक ही है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अंतर होगा, समझ गया ना? अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि केंद्र के द्वारा थोपा गया है। जो केंद्रीकृत व्यवस्था होगा उसमें क्या किया जाएगा? केंद्र के द्वारा इसको मैंने थोपा जाएगा। और जबकि विकेंद्रीकृत व्यवस्था में क्या है? यह आम जनता का प्रतिनिधि है, डिसेंट्रलाइजेशन की बातें है। माने एक व्यवस्था कहता है कि केंद्र के द्वारा थोप दिया जाएगा किसी पदाधिकारी को गाँव में, और गाँव में विकेंद्रीकृत के तहत गांव के लोगों को अधिकार दे दिया जाएगा कि अपने में से किसी को तुम चुन लो जो तुम्हारा हेड होगा गांव में। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें कि केंद्रीकृत व्यवस्था वाले रूप में उसका वेतन जो होता है, पद जो होता है वैतनिक है, वेतन 12,000 पण वार्षिक है। और इसमें कहते हैं यह अवैतनिक पद है, नो सैलरी। कुल मिलाकर दोनों में अंतर समझो। ग्रामीण व्यवस्था में 1200 पर 12,000 बोला था मैं, 1200 पर। जैसे गांव की व्यवस्था में समझो कि एक पदाधिकारी जो केंद्र के द्वारा जो नियुक्त कर दिया गया, उसके काम में जैसे समझो कि तुम्हारे यहाँ का कर्मचारी समझ लो, वो सब ये वेतन उसको मिलता है, वो सब ये काम करता है। और गांव में उसका जो मेन जो होता है हेड मौर्य प्रशासक, माने जो हेड जनप्रतिनिधि हो जाता है, मुखिया को समझ लो ना एक प्रकार से, उसको किसी प्रकार का वेतन वगैरह नहीं मिल सकता है। अच्छा, इसका स्थानांतरण हो सकता है। किसका स्थानांतरण? केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रतिनिधि गांव में भेजा जाता है उसका स्थानांतरण होगा। लेकिन जो गाँव ही के मान लो कि व्यक्ति को आम जनता ने चुना है कि आप हम लोगों का देख रेख कीजिए, कितना टैक्स देना है कितना नहीं, उसका स्थानांतरण नहीं होता है, या आम जनता का प्रतिनिधि है इसीलिए इसको कोई सैलरी भी नहीं है और इसका स्थानांतरण नहीं हो सकता है। दायित्व क्या है जो केंद्र सरकार से आया है? इसका दायित्व ग्रामीण विकास योजना को कार्यान्वित करना, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना, और इसका दायित्व है कि ग्रामीण विकास योजना में सहयोग
एंड कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग करना। माने दोनों को आज के स्तर पे समझा जाए तो केंद्र से जो आता है उसे आज के डेट में कर्मचारी समझ लो, और गांव के स्तर से मुखिया समझ लो। मुखिया का भी काम होता है कि हर चीज़ की शांति व्यवस्था करते हुए हर टैक्स वगैरह किसी का है तो वो भी बचवाए, लेकिन वो कर नहीं पाता है। कलम में ताकत किसकी होती है? जो केंद्र से आता है कर्मचारी, उसमें होती है। अब तो राज्य से भी आते हैं, समझिए सब। अच्छा, करों की वसूली करवा लेना किसका काम है? जो केंद्र से केंद्रीकृत व्यवस्था वाले रूप में है, और यहाँ पे है करों की वसूली में यथासंभव मदद देना, माने जनप्रतिनिधि का कार्य है। जनप्रतिनिधि जमा करता नहीं है, लेकिन उसको करवाता है। वो आएगा तो कर्मचारी को बताएगा इसका खेत इतना है, उससे इतना जमा करेगी, उसको इतना है, उससे इतना जमा करेगी, उसको ही बोलेगा भाई दे दो। नहीं तो राजा अगर नाराज़ हो जाएंगे तो आएंगे तो दंडात्मक व्यवस्था पूरे गांव पर भी कर सकते हैं। इसलिए तुम लोगों का काम है कि दे देना, लेकिन कलेक्ट करके और पैसा भेजवाता कौन है ग्राम स्तर पे? जो ग्रामीणी बंदा है, इसमें कौन? ग्राम भोजक या ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्थानीय प्रशासन समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे नगर प्रशासन।